वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के केस में सीबीआई जैसे जैसे जांच आगे बढ़ा रही है, चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो लड़की के साथ बर्बर घटना के पीछे वे लोग हो सकते हैं जो मेडिकल कॉलेज में मानव अंगों के अवैध धंधे का भंडाफोड़ होने देना नहीं चाहते थे। कहने का मतलब यह है कि इस आरोपी को पकड़ा गया संजय रॉय वही गुनहगार हो, ये जरूरी नहीं है। और वह लड़की वो भंडाफोड़ करने वाली थी जिस भंडाफोड़ करने का डर उन लोगों को सता रहा था जो मानव अंगों की तस्करी में शामिल थे। लड़की का रेप इसलिए किया गया ताकि यह सामान्य अपराध की घटना लगे। दरअसल सीबीआई ने कुल 19 लोगों से अब तक पूछताछ की है और उनमें से आधे से अधिक ने यह बताया है कि यहाँ यानी कि उस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंपस में मानव अंगों की तस्करी का रैकेट चलता रहा है। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही कुछ बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएं। मामला इतना भर नहीं है, कॉलेज में सेक्स और ड्रग रैकेट भी चलता रहा है और इसका दावा पश्चिम बंगाल के एक सीनियर लीडर ने किया है। सबूत के तौर पर उस नेता के पास डॉक्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स हैं। इस मामले में एक पार्टी के बड़े नेता और उसके भतीजे का नाम आ रहा है। इस बात की जानकारी भी उस ट्रेनी डॉक्टर को थी जिसकी बर्बर तरीके से हत्या और उसका बलात्कार किया गया था 8-9 की दरमियानी रात। एक और बात सुनिए, अब तो परत दर परत खुल रही है तो कई बातें सामने आ रही हैं। एक ये भी है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कचरा उठाने, कुछ दवाएं और सामान की सप्लाई का काम मैनेजमेंट ने अपने किसी नज़दीक को दिया था और वह आदमी मनमाने तरीके से सप्लाई कर रहा था, यानी कि सप्लाई आधी अधूरी कर रहा था। और इसकी खबर भी उस डॉक्टर को थी जिसको मारा गया। अब आप बताइए कि एक बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अंगों का अवैध कारोबार, सेक्स और ड्रग का रैकेट चल रहा हो, दवा सामान सप्लाई में धांधली चल रही हो और इन सब की जानकारी उस ट्रेनी डॉक्टर को हो, तो फिर ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर को सिर्फ एक अपराधी के सिर डाल करके केस को शट एंड क्लोज कैसे माना जा सकता है? अब यह साफ लग रहा है कि यह वारदात अपने साथ कई अवैध धंधों, संगीन अपराधों और बड़े बड़े चेहरों को समेटे हुए है। खबर तो यह भी आ रही है कि ट्रेनी डॉक्टर के पिता कह रहे हैं कि उनकी बेटी एक निजी पर्सनल डायरी रखती थी और उनके पास उस डायरी का एक फटा हुआ पन्ना है। पिता की माने तो उनकी बेटी डायरी हमेशा अपने बैग में रखती थी। सवाल ये उठता है कि फिर वो डायरी कहाँ है? सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उनसे यानी कि ट्रेनी डॉक्टर के पिता से कहा है कि जो पन्ना आपके पास है आप किसी को यह मत बताइए कि उसमें क्या लिखा है। यह शायद इसलिए भी हो सकता है ताकि सीबीआई ये चाहती हो कि उसके जरिए आरोपी सचेत ना हो सके। खबर हमारे पास यह भी आई है कि वह ट्रेनी डॉक्टर ये जितने भी धतकर्म कुकर्म आपराधिक चीजें कैंपस में चल रही थी उसकी शिकायत स्वास्थ्य भवन में कर चुकी थी। शिकायत स्वास्थ्य भवन में कर चुकी थी। इसकी पड़ताल भी इंडिया न्यूज कर रहा है। चूंकि जितने लोग इस धंधे में शामिल हैं वे सब के सब रसूखदार हैं, इसलिए कोई भी कार्रवाई उस शिकायत के आधार पर नहीं की गई। इसके बाद वह डॉक्टर सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर सबकी पोल खोलने की तैयारी कर रही थी। अब आप खुद बताइए कि 8-9 अगस्त की दरमियानी रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तीसरे माले के सेमिनार हॉल में जिस ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली, जिसके साथ क्रूरतम तरीके से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई, वह क्या एक सामान्य आपराधिक वारदात लग रही है? क्या एक वहशी हैवान का बेहद घिनौना और डरावना अपराध भर है? या फिर यह वारदात उन लोगों ने की होगी जो ट्रेनी डॉक्टर को लेकर बेहिसाब उबाल, नफरत और सबक सिखाने वाली खूंखार मानसिकता से भरे हुए होंगे।
सोचने वाली बात है। पीड़िता के पिता अगर ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसमें पूरा डिपार्टमेंट शामिल है, या उनकी बेटी को कहीं और मारा गया, सबूत मिटाने के लिए लाश को सेमिनार हॉल में रखा गया, तो ये दोनों बातें मानी जा सकती हैं क्योंकि इसके कारण दिख रहे हैं। वरना सेमिनार हॉल को खुला छोड़ देना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ होते रहने देना और उसी सेमिनार हॉल के ठीक बगल में उसी दिन रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ का काम शुरू कर देना, कहां का फैसला है, क्यों लिया गया? यह बात कोलकाता हाई कोर्ट ने भी पूछी थी कि क्राइम सीन के ठीक पास में रेनोवेशन की जल्दबाजी क्यों की गई। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोर्ट को जवाब दिया कि डॉक्टरों का रेस्ट रूम बनाने के लिए तोड़फोड़ की गई थी। क्या घिनौना मजाक है। एक डॉक्टर की दहला देने वाली हत्या और बलात्कार से जब चारों ओर कोहराम उठ रहा है, आपको उसी वक्त डॉक्टरों के रेस्ट रूम की सूझ रही है, ख्याल आ रहा है। कितनी तकलीफ है आपके भीतर डॉक्टरों की परेशानी को लेकर के। यकीन मानिए, ये जितना कुछ है साफ साफ कह रहा है कि इसमें बड़े बड़े घड़ियाल घुसे पड़े। इन सबको नाथना, बाहर लाना और बहुत जल्द सजा दिलवाना इस देश के हर आदमी की मांग है। क्योंकि आप किसी भी से पूछ लीजिए, हर घर परिवार में इस कांड की चर्चा है और हर बेटी का माता पिता उसके जो हैं वो हिले हुए हैं, दहले हुए हैं। अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल के भीतर, कैंपस में और भी सेमिनार हॉल के भीतर अगर सुरक्षित नहीं है, तो कोई लड़की कहां सुरक्षित मानी जा सकती है? ट्रेनी डॉक्टर से आधी रात बर्बर तरीके से दरिंदगी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो कॉपी है वो इंडिया न्यूज के पास है, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह सब सुन करके कोई भी सामान्य आदमी दहल जाएगा। सुन पाना, सह पाना किसी भी सामान्य आदमी के लिए आसान नहीं है, लेकिन सुनना जरूरी है ताकि जब सजा तय हो गुनाहगारों की, तो उनको ऐसी सजा मिले कि जैसी घटना दहलाती है वैसे ही उनकी सजा देख करके सारे अपराधी दहलाएं, उनके भीतर खौफ पैदा हो। ये रिपोर्ट कहती है कि जब शव मिला उस वक्त पीड़िता के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, एक तरल पदार्थ भी बह रहा था। बाएं हाथ, कंधे, घुटने के पीछे और टखने पर चोटें थीं। प्राइवेट पार्ट के पास भी गंभीर चोटें थीं, जिसमें हाइमेन का पूरा फटना भी शामिल। आंखों में खून के धब्बे थे, दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं, स्थिर थीं, क्योंकि इतनी ताकत के साथ उसके चश्मे पे मारा गया था कि चश्मे के शीशे की किरचें जो हैं वो आंख में धंस गई थी। नाखूनों के नीचे नीला रंग पड़ने का मतलब होता है कि बेइंतहा दर्द से मौत, बेहिसाब। मौत की वजह अननेचुरल डेथ यानी कि अप्राकृतिक मौत बताई गई। कोलकाता कांड की यह जांच जो है सीबीआई कर रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि कोलकाता की पुलिस नहीं कर सकती है, इसलिए सीबीआई के हवाले यह मामला किया जाए। हैवानियत और दरिंदगी की परत दर परत अब सामने आती चली जा रही है। जो आरोपी है संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। सीबीआई को इस बात के लिए इजाजत मिल गई है। पॉलीग्राफ टेस्ट को आमतौर पर लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि यह आरोपी जब झूठ बोल रहा है तो पकड़ा जा सके। इस जांच में आरोपी के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी को एनालाइज किया जाता है।
ये पता लगाया जाता है कि आरोपी किसी मामले पर कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट पहले किया जा चुका है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में लगभग 3 घंटे समय लगता है। ये संजय रॉय, जिसने कहा है कि हाँ, हम ही ने यह वारदात की है, उसकी साइकोलॉजी की पहचान यानी कि मानसिक स्थिति का पता लगाना, आदत और व्यवहार को समझना, इसकी खातिर तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सीबीआई हर हाल में उसके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश में, ताकि इस हैवानियत का एक एक सच सामने आ सके। आरजीकर हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया, संदीप घोष, घटना के 4 दिन बाद 12 अगस्त को इस आदमी ने इस्तीफा दिया था। इस आदमी से भी पूछताछ हो रही है और यह आदमी संदेहों सवालों के घेरे में है। 36 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी शुक्रवार को, जिस दिन पहली बार सीबीआई ने उसकी हिरासत में लिया था। फिर सैटरडे को पूछताछ हुई। कुल मिलाकर 36 घंटे की पूछताछ हुई है। संदीप घोष की कॉल डिटेल्स और चैट की भी जांच की जा रही है। पूर्व प्रिंसिपल से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि संदीप घोष के पॉलिटिकल कनेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप पहले से रहे हैं। रेप और हत्याकांड की इस विभत्स घटना के बाद उनके इस्तीफे की मांग फिर जोर पकड़ी। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने सोमवार को अपना इस्तीफा दिया। इसके बाद मतलब पिछला सोमवार, और तब से इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी शांत हो गए थे। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने प्रिंसिपल घोष का इस्तीफा स्वीकार न करते हुए उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। भाई, कितनी हमदर्दी हो सकती है? एक कॉलेज के भीतर इतनी भयावह, ऐसी दहला देने वाली घटना होती है, 4 दिन में पूरा देश उबल जाता है, प्रिंसिपल डर से इस्तीफा देता है, और आपको हमदर्दी इतनी ज्यादा है कि अगले दिन आपने किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उसको बना दिया। हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने पर पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा था कि क्यों है। सरकार बार बार कटघरे में खड़ा हो रही है। सेमिनार हॉल के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम आपने उसी रोज शुरू कर दिया, क्यों? कॉलेज का प्रिंसिपल इस्तीफा देता है, आपने अगले दिन उसको दूसरे कॉलेज की कमांड सौंप दी, क्यों? जैसे वारदात वाले दिन यह आदमी कहां था? किस आधार पर पहला बयान दिया? घटना की जानकारी कितने बजे उसको मिली? जानकारी के बाद प्रिंसिपल ने क्या किया? वारदात के बाद किसको उसने कॉल किया? कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारियों समेत 20 से ज्यादा लोगों से भी कोलकाता पुलिस पूछताछ कर चुकी है और भी कई लोग लिस्ट में हैं। चूंकि मामला सीबीआई के पास आ गया है, तो सीबीआई ने वारदात की जगह की 3D मैपिंग की। सीबीआई की जांच हर एंगल से हो रही है। उस रात के घटनाक्रम का एक एक पल का पता लगाना चाहती है सीबीआई कि हुआ कैसे होगा। कड़ियों को बिठा रही है, चीजों को जोड़ रही है, लोगों को समझ रही है, और उस घटना के आसपास जितनी भी चीजें चल रही थी वो कौन सी हो सकती हैं, उनका एक पूरा मैप तैयार करने की कोशिश में है। घटना से पहले डॉक्टर कहां थी, किससे मिली थी? घटना से जुड़े लोगों के बयान पर सीबीआई का फोकस है आजकल। साइकोलॉजिकल और पॉलीग्राफ टेस्ट से आरोपी से सच निकालने की कोशिश तो चल ही रही है। पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करने की तैयारी हो रही है, ताकि हर सबूत और उसकी तह जो है वहां तक पहुंचा जा सके। देखिए, कई मामले हैं इसमें। अभी ताजा स्थिति क्या है, इसके लिए मैं आपको कोलकाता लेकर चलना चाहता हूं। हमारे सहयोगी रौनिक है वहां से। रौनिक, सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रिंसिपल संदीप घोष पहले भी आरोपों के घेरे में रहे हैं। इनका पूरा कैरेक्टर आज की तारीख में सस्पिशियस है।
इस आदमी की मेहरबानी पॉलिटिकल नेताओं की इसके ऊपर है, इसके रसूख ऊपर हैं। मैंने अभी कहीं पढ़ा कि प्रिंसिपल होने की रेस में ये आदमी 16वें नंबर पर था, अचानक से ये सबसे ऊपर आ गया। ऐसी दरियादिल इसके ऊपर रहती है। तो सीबीआई इस पूरे मामले में प्रिंसिपल संदीप घोष पर कितना शक कर रही है, उसने इस आदमी से क्या पूछा है और अभी तक जांच कहां तक बढ़ी है। सर देखिए, ये जो संदीप घोष है, ये संदीप घोष का पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत दिन पहले से ही था। क्योंकि संदीप घोष का अगर बैकग्राउंड देखा जाएगा तो वो पहले भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज उसमें उनका कनेक्शन है। और उसके साथ साथ ही वो आरजी कौर में जब अपॉइंट हुए थे, उसके बाद से लगातार संदीप घोष के ऊपर ये आरोप था कि संदीप घोष के तरफ से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जो इल्लीगल दुकान, वो इल्लीगल दुकान बांटा जा रहा था। ये संदीप घोष को लेकर पिछले टाइम में बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल खड़े हुए थे। संदीप घोष को बार बार से पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर कहा जाता था ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में। मगर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, सीबीआई का अभी कौन से जगह में नज़र है। सीबीआई का मेनली संदीप घोष का मोबाइल डेटा, यानी व्हाट्सएप डेटा, व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप चैट और उसके साथ साथ ही ईमेल, इसके ऊपर नज़र है। और उसके साथ साथ ही संदीप घोष का जो मोबाइल फ़ोन में दूसरा जो सोशल मीडिया चैटिंग ऐप है, उसके ऊपर सीबीआई का नज़र है, ऐसा सीबीआई का सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से संदीप घोष का जो कॉल लिस्ट, वो कॉल लिस्ट दिखा जा रहा है। क्योंकि जिस टाइम में ये घटना घटा था, यानी संदीप घोष के पास जब ये इन्फॉर्मेशन आया था, यानी सुबह 9 बजे, उसके बाद संदीप घोष का क्या एक्टिविटीज़ था, ये जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। यानी संदीप घोष उस टाइम में किसको किसको फ़ोन किया था, पुलिस को कब उनकी तरफ से इन्फॉर्म किया गया था, क्योंकि वो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है। तो उनके तरफ से जो पुलिस को कंप्लेन देना, ये कंप्लेन जो मेल संदीप घोष की तरफ से या आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल का जो मेल आईडी, उनके तरफ से जब टाला पुलिस स्टेशन को जो कंप्लेन किया गया था, वो लगभग 3 घंटे बाद, यानी जिस टाइम में डेड बॉडी दिखा गया था, उस टाइम से 3 घंटे बाद ये कंप्लेन हुआ था। ये इसी जगह से सीबीआई का सवाल है कि 3 घंटे तक वो क्या कर रहे थे, उनका एक्टिविटी क्या था। ये तो ये पहला चीज़ से। दूसरा चीज़, सीबीआई की नज़र है संदीप घोष लगातार 2 दिन, यानी जिस दिन ये घटना घटा शुक्रवार और जिस दिन संदीप घोष ने रेजिग्नेशन दिया, ये दोनों दिन के बीच में 3 दिन का फ़र्क है। ये 3 दिन संदीप घोष कहाँ थे, किसके साथ उनका मुलाकात हुआ, किसके साथ बातचीत किया, कितने टाइम बातचीत किया, क्या बातचीत किया, इस बारे में नज़र है। और उसके साथ साथ ही संदीप घोष का जो फैमिली मेंबर है, उनका फ़ोन का जो कॉल डिटेल्स, वो भी देखना चाहते हैं सीबीआई की संदीप घोष दूसरे किसी मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए दूसरा किसी के साथ कांटेक्ट किया था कि नहीं, ये जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। संदीप घोष के ऊपर सीबीआई का नज़र है, आज भी उनको लगातार पूछताछ किया जा रहा है। और जैसे कि सीबीआई का सूत्र मार्फत खबर मिल रहा है कि संदीप घोष का बयान में बहुत सारे मिल नहीं आ रहा है। और इसी वजह से संदीप घोष को फिर से आज का जो पूछताछ में अगर सीबीआई सेटिस्फाई ना हो, तो फिर से कल उनको बुलाया जा सकता है इसी केस का सिलसिला में। दूसरी तरफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में सूत्र के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि संजय रॉय, जो मेन एक्यूज है संजय रॉय को पूछताछ करके सीबीआई की तरफ से क्या इनपुट मिला है। सीबीआई का सूत्र मार्फत खबर है संजय रॉय का जो बयान, वो बयान में 2 फर्क मिला है। पहला फर्क, कोलकाता पुलिस को संजय रॉय ने जो बयान दिया था, उसमें संजय रॉय की तरफ से कहा गया था कि 10 बजे, रात को 10 बजे, यानी बृहस्पतिवार जिस दिन डेड बॉडी देखने को मिला, उसके ठीक अगले दिन रात 10 बजे वो पहली बार आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में उस दिन एंटर किए थे। ये बात कोलकाता पुलिस को कहा गया था। मगर संजय रॉय की तरफ से सीबीआई को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया, सीबीआई को जो बयान दिया, उसके मुताबिक वो करीब 9 बजे, रात को 9 बजे, यानी बृहस्पतिवार रात को 9 बजे वो चेतला एरिया का, कोलकाता का चेतला एरिया का एक रेड लाइट एरिया में था। उसके बाद वो रास्ते में आते आते 2-3 लड़की को टीज भी किए थे, ऐसा बात भी सीबीआई का इन्फॉर्मेशन से निकल आया है। सीबीआई सूत्रों मार्फत खबर है कि वो आने के टाइम में 2-3 लड़की को टीज भी किए थे। मगर उसके बाद वो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में आए। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में आने के बाद संजय रॉय ने कबूल किया कि वो आरजी कौर में करीब 1 बार नहीं
4 से 5 बार उसी रात में 4 से 5 बार अंदर पहुंचे थे और उसके बाद बाहर आए थे। और इसी से ये जो बयान का हेरफेर हो रहा है, इसी से सीबीआई को लगता है कि कई बड़े ये सवाल जो हैं। संजय रॉय है, जो मेन रौनिक एक्यूज, दो तीन बातें कह रहे हैं। पहला ये है कि कॉलेज का प्रिंसिपल इस वारदात के बारे में पुलिस को 3 घंटे बाद जानकारी देता है। क्यों देता है? माता पिता आकर के खड़े रहे, उनके साथ बातचीत एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, नहीं की, और वो बेचारे अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए तरसते रहे थे। 3 दिन तक ये आदमी इस्तीफा देने से पहले क्या करता रहा, किन लोगों से मिलता रहा, ये सारी बातें सवालों के घेरे में है, संदेह है इस आदमी के ऊपर। इसलिए मेडिकल कॉलेज के भीतर भी कुछ बड़े घपले, धांधलियाँ, रैकेट, साजिशें, आपराधिक गतिविधियां चलती रही होंगी, जिसका पर्दाफाश ये लड़की कर रही होगी या करने की तैयारी कर रही होगी। इस कारण भी उसकी हत्या या उसका बलात्कार हो सकता है। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। अभिषेक बंसल, डॉक्टर अभिषेक बंसल, एलन राव साहब हैं, आप फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं, और योगिता भयाना जो महिलाओं के लिए लगातार लड़ती रहती हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एलन राव साहब, आपने अभी हमारे रिपोर्टर को सुना। एक वारदात है, जिस तरीके की रिपोर्ट है, ये एफआईआर रिपोर्ट मेरे पास है, ये कहती है कि गर्दन की हड्डी टूटी, ये कहती है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत चोट थे, ये कहती है कि उसके कंधे पर, उसके चेहरे पर, उसकी नाक पर, उसके होठ पर चोट हैं, उसकी आंख के ऊपर इतनी ज़ोर से मारा गया था कि चश्मे के शीशे आंख के भीतर धंस गए, आंख से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था। एक आदमी किसी महिला को एक सेमिनार हॉल के भीतर, जहां ऐसे भी आवाजाही रहती होगी, क्या मार सकता है इस बर्बर तरीके से? देखिए यशवंत जी, ये जो आपने एफआईआर बताया और आपने आपके रिपोर्टर ने सब बातें बताई, और एमएलसी के बारे में जो इंजरीज का आपने व्याख्यान किया है, इनको पढ़कर देखकर इतना लगता है कि बहुत ब्रूटल एक्ट हुआ है। ये जो भी उस बच्चे के साथ में जो किया, ब्रूटलिटी से किया है और बड़े खुले दिलो दिमाग से किया है। और सेमिनार हॉल में, क्योंकि इंसिडेंट सुबह का बता रहे हैं 3 और 4 के बीच में, तो वहां पर नो डाउट कि रात का वक्त है, लेकिन फिर भी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर आना जाना बना रहता है। ऐसा नहीं है कि रात में कोई भी नहीं आता है। तो वहां पर कोई पब्लिक विटनेस या आई विटनेस भी होना जरूरी है। और दूसरा, ये जो जो बातें बता रहे हैं आप कि और भी धांधलेबाजी हुई है या कुछ और हुआ है, वो सारी चीजें आगे की इन्वेस्टिगेशन की बात है। इनिशियली इस केस को जो इन्वेस्टिगेट किया है वेस्ट बंगाल पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने किया है, और वहां पर जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों को उन्होंने जाहिर तौर पर उसको सीज किया होगा। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन कुछ दिन के बाद जब सीबीआई को गई है, तो उन साक्ष्यों के बारे में भी पूरा एनालिसिस और स्टडी किया जाएगा। खासतौर से एफएसएल की एनालिसिस होगा, और सीसीटीवी फुटेज अगर है तो वो मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजों को कंबाइन अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए, कंबाइंड तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और सीबीआई के सैल्यूट इसमें बहुत गौर से इस इन्वेस्टिगेशन को किया करेंगे। तो मैं समझता हूँ जो आदमी और भी कोई इन्वॉल्व है इसमें, जैसे एक सीडीआर का जिक्र कर रहे थे आपके रिपोर्टर, ये बहुत अहम चीज है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। इसने संजय ये जो मेन अक्यूज है, इसने किस किस के साथ बात की है, वो सारा देखना पड़ेगा। और संजय रॉय क्या जो आप बता रहे हैं अभी, उसका एनालिसिस होगा, ब्रेन मैपिंग या दूसरा कोई पोलियोग्राफिक टेस्ट होगा, उससे कुछ आइडिया मिलेगा। और खास तौर से जो दूसरा जो प्रिंसिपल थे इस मेडिकल कॉलेज के, उनका और जो बाकी स्टाफ थे, और खास तौर से इस महिला के जो साथ में रहने वाली और जो हैं जो डॉक्टर्स थे, ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं या दूसरे प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछताछ करने के बाद में पता चलेगा। खास तौर से ये भी मालूम हुआ कि एक डायरी मिली है वहां पर, जो म्यूटिलेटेड पेजेस हैं, उस डायरी में क्या है, वो सारी चीज देखनी होगी। उस डायरी को देखना पड़ेगा कि ये महिला के हाथ से लिखी हुई है या किसी और ने कुछ लिखा है। वो सारी चीजें अभी सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन में कर रही है, और मैं समझता हूँ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बड़ी डिटेल होती है, और वो इतनी जल्दी सारी की सारी चीजें अभी एक्सपोज नहीं कर पा रही हैं, मीडिया तक भी शायद नहीं आ रही होंगी। लेकिन मैं विश्वास दूं कि सीबीआई जब भी इन्वेस्टिगेशन इसमें करेगी और इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, तो जो जो आदमी इसमें शामिल रहेंगे, उन सबको बिल्कुल इसमें जो लीगल एक्शन होगा वो किया ये जाएगा। किसी ताकि एक जितना आदमी बड़ा के फर्क बूते है के बाहर की बात है। उस लड़की की डायरी मिली नहीं, हो सकती सीबीआई के पास हो, लेकिन उसके पिता का दावा है कि एक पन्ना उस डायरी का टुकड़ा जो है वो मेरे पास है। सीबीआई ने कहा है कि जो भी टुकड़ा आपके पास है, उस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। डॉक्टर अभिषेक,
कई 19 लोगों से पूछताछ सीबीआई ने की है। उनमें से ज़्यादातर लोग, ये सब लोग कैंपस के हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ मानव अंगों की तस्करी का धंधा चलता रहा है लंबे समय से। इसीलिए 2001 में ऐसी ही एक घटना, एक स्टूडेंट की मौत हुई थी इसी कैंपस में, हॉस्टल के भीतर। और उस स्टूडेंट के बारे में कहा गया था उसने खुदकुशी कर ली है। घर वाले कहते रहे कि नहीं, ये बेसिकली हत्या है, लेकिन खुदकुशी के नाम पर उसको निपटा गया। अब यह जो सिरा है वो वहाँ तक जाया रहा है क्योंकि उस कैंपस के भीतर मानव अंगों की तस्करी का मामला चल रहा था या चल रहा होगा। अब चूंकि इतने बड़े पैमाने पर कोई अपराध चलता है और उसके बारे में किसी को जानकारी हो, जैसा हमारे पास जानकारी कि इस लड़की ने वहाँ एक शिकायत की थी स्वास्थ्य विभाग को। तो जब 19 लोगों में से ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि यह धंधा चल रहा है और एक आदमी ने कह दिया कि हमने ही हत्या कर दी, हमने ही बलात्कार कर दिया, तो सिर्फ उसी के गुनाह को कबूल करके, मान करके हम शट एंड क्लोज कर दें केस, या फिर पॉलीग्राफी कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें बहुत कुछ निकल सकता है? आपने बिल्कुल सही बोला सर। एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा हम इस घटना से सबकी सब सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं, पूरा देश दहल गया है। पूरा देश नहीं बल्कि पूरे विश्व भर से देखने को मिल रहा है। सो एज अ डॉक्टर सबसे बड़ा जो एक हमेशा से डिमांड रही है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्पेशली विमेन डॉक्टर्स की, ना सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ। आप ध्यान रखिए कि ये बेचारे वो लोग हैं जो रात भर जाके सेवा कर रहे हैं। कितने उस डॉक्टर ने कितने और मरीजों की, उनके परिवार वालों की जानें बचाई होंगी। तो एक ऐसा अगर फियर इंस्टिल हो जाएगा कि मेडिकल फ्रेटर्निटी में, जहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स या फिर नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ रात को काम करते हुए डरेंगे, तो आई थिंक ये बहुत ही बुरा इसके परिणाम होंगे देश भर के लिए। जहाँ तक कि आपका सवाल है कि क्या रैकेट चल रहा है, उसकी जानकारी एज अ डॉक्टर देखिए हमारी तो उस बारे में जानकारी नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं, कुछ मेरा भी है तो सवाल एक ये है कि ऐसा पॉलीग्राफी टेस्ट अगर इसका होता है संजय रॉय का, तो पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या यह बात भी पता चल सकती है कि मैंने नहीं किया, कुछ और लोग भी शामिल थे, या मैं था लेकिन कुछ और लोग भी शामिल थे, वो बोल सकता है? सर ये तो एक लीगल कोर्स की या फिर एक पुलिस का कोर्स रहेगा। बट एज अ डॉक्टर हम जरूर चाहेंगे कि सच सामने आए। बिकॉज जैसे आपने बताया, एक पहले एक मेडिकल स्टूडेंट की आत्महत्या, कथित आत्महत्या वर्सेस समथिंग एक डाउट था, और आज एक हमारी बेटी ने, एक छोटी बहन ने एक जान गंवाई है। तो जो भी एक रैकेट है अगर है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि सर आगे चल के एटलीस्ट इनोसेंट डॉक्टर्स इसका शिकार ना बने। और ना सिर्फ डॉक्टर सर, आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर ये वाकई में सच्चाई है, तो जो लोग इस सबके शिकार हो रहे हैं, अगर हम बात करते हैं अंगों की तस्करी की, तो सिर्फ वो मेडिकल फील्ड का नहीं है सर। जिस मरीज का अंग हो रहा है या तस्करी में शामिल हो रहा है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा जानलेवा खतरा है। तो ऐसा कुछ भी है तो एक एज अ डॉक्टर हम सबकी चाहत है कि वो चीज सामने आए, और जो भी दोषी है उनको सर इतनी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई और ऐसी ऐसी घटना, ऐसा कुछ जी, घटना को मैं अंजाम देने से डॉक्टर पहले अभिषेक 10 आता बार हूँ डरे आपस। सर। योगिता, जी। जाहिर है इस तरह के मामलों पर आप लगातार सक्रिय रहती हैं, बोलती भी रहती हैं, लेकिन घटनाएं रुकती नहीं हैं। दिल्ली में 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तो सरकार ने कानून बनाया और कानून को बहुत सख्त किया ताकि इस तरह घटनाएं हो ना। लेकिन घटनाएं ना हो तो छोड़िए, उनकी तादाद बढ़ गई। इस देश में किसी भी महिला का बाहर निकलना, कहीं जा कर के काम करना, अंधेरे में रात में सुरक्षित घर लौट आना, अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, और इस घटना ने तो दहला करके रख दिया है। जी, बिल्कुल सही बात है यशवंत जी, क्योंकि ये निर्भया के समय से हम बोल रहे हैं, चाहे बच्चियां सड़क पर जा रही हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं या घर में ही चारदीवारी में ही हैं, शोषण का शिकार हो रही हैं। और इस तरह की बर्बरता एक डॉक्टर के साथ होना तो हमें झकझोर दिया है। पहले भी हमें झकझोरा था निर्भया केस ने, पर लगातार ऐसे जब हम केसेस देखते हैं तो समझ नहीं आता कि ये कब बंद होंगे। हमें लगा निर्भया आखिरी केस होगा, उसके बाद इतना बड़ा बदलाव आया, सब पूरा आंदोलन हुए और ये सब हुआ, रिफॉर्म्स हुए, बट कहाँ है वो रिफॉर्म्स, कहाँ है उनका रिजल्ट? तो वो जो हमारी इम्यूनिटी है ना एज अ सोसाइटी, वो बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुकी है। और मुझे लगता है जब तक जैसे अभी एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है अभी, पर मुझे एक बात का दुख ये है कि अभी सड़कों पे जो निकले हैं वो ज्यादातर डॉक्टर्स हैं और मेडिकल फेटर्निटी के लोग हैं। आम जनता भी घरों से बाहर नहीं निकली है, और ये मास मूवमेंट बनना चाहिए, क्योंकि अब हो गए हैं या अति। अब अगर अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सिचुएशन है और चीजें बदलनी पड़ेंगी। और
अब इस बार नेताओं को वार्निंग है कि सिर्फ वोट बेटी के नाम पे लेना नहीं है, काम भी करना है आपको। और बेटी को अलग अलग राज्यों की बेटी नहीं है, वेस्ट बंगाल की बेटी, राजस्थान की बेटी, यूपी की, दिल्ली की, भारत की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है। अगर उस बेटी को भारत की बेटी की तरह नहीं देखा गया तो हमें बाइकआउट करना चाहिए, इन पार्टीज का बहिष्कार करना चाहिए जो राजनीति खेलते हैं। इतने इतने सेंसिटिव मुद्दे पर भी वो राजनीति खेलते हैं और कंपटीशन चलता है इनका कि तुम्हारे यहाँ हुआ था, हमारे यहाँ इतना कम है। मतलब इतना बेहुदापन मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं, इतना इतना गिरा हुआ स्तर राजनीति का। तो हम नेताओं को एक स्तर पर डेफिनेटली हमें वार्न करना पड़ेगा। और मैंने मांग की है हमारी संस्था द्वारा कि एक उच्च स्तरीय बैठक इनको करनी चाहिए। एक पार्लियामेंट में एक डेडिकेटेड सेशन ऑन वुमेन सेफ्टी अभी बुलाया जाए सत्र, और विधानसभाओं में भी राज्य सरकारें एक दिन का सत्र बुलाएं और महिला सुरक्षा पर चर्चा करें। अब रही बात एज ए जनता और एज सोसाइटी हमें किस तरह के बेटों को हम पाल रहे हैं, बेटियों से ध्यान हटाकर हमें देखना चाहिए कि किस सोसाइटी से इस तरह के दरिंदे आ रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे घरों से ही निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं उस पर बहुत बड़ा एक रिसर्च करने की जरूरत है। बहुत मतलब काम करने की जरूरत है हम सबको मिलके। आप भी इन मुद्दों पे बहुत गंभीर रहते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन देकर भारत की बेटियों को बचाया जाए। मैं कैसे योग्यता बचाया लौटता हूँ आपके पास और बाकी मेहमानों के पास भी कुछ चीज़ें हैं जो दर्शकों के साथ में साझा करना चाहता हूँ। डेवलपमेंट है तो इस मामले को लेकर के सियासी पार्टियां भी, क्योंकि सियासत होती रहती है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देश में उबाल है, हर हाल में हर आदमी चाहता है कि इंसाफ मिले। आम लोगों के साथ साथ इंडिया न्यूज़ ने भी कुछ बड़े और बुनियादी सवाल उठाए हैं, और ये सवाल गंभीर हैं, संगीन हैं। पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करने में जल्दबाजी क्यों की गई? क्या पड़ी थी? जबकि 3 और बॉडीज पड़ी थीं, उसके बाद चौथा नंबर था। आपने सबसे पहले दफनाया। आरजी के अस्पताल में मानव तस्करी और सेक्स रैकेट के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी भी अलग से जांच होनी चाहिए। सीबीआई जो जांच कर रही है ये मर्डर एंड रेप का है, लेकिन इसमें उस तरह के सबूत सुराग मिलने शुरू हो गए हैं, लिहाजा यह एक बड़ा खेल हो सकता है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि आरजी के अस्पताल में जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, ममता बनर्जी और उनकी सरकार के साथ क्या कनेक्शन है? इस आदमी को बार बार क्यों प्रायोरिटाइज किया जाता रहा? इस आदमी को अहमियत क्यों मिलती रही? एक अस्पताल से इस्तीफा देता है तो अगले ही दिन दूसरे अस्पताल का मुखिया यानी कि प्रिंसिपल इसको क्यों बना दिया जाता है? कितना काबिल आदमी है ये? क्या कोलकाता की घटना एक प्लान मर्डर है? पांचवा सवाल यह है कि अकेले ही आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया या फिर उसमें कई और लोग भी शामिल थे? छठा सवाल ये कि क्या लोकल पुलिस इस केस को बिगाड़ने में कामयाब रही है? मेरे कहने का कारण ये है कि जिस सेमिनार हॉल में यह कांड हुआ उस सेमिनार हॉल को खुला छोड़ा गया था, लोगों की आवाजाही चलती रही, कुर्सियां बेंच हटाए जाते रहे, और बगल में एक जो हॉल था उसमें तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि आपने कहा कि डॉक्टरों के रेस्टरूम को बनाने के लिए हमने यह काम शुरू किया। आज तक आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन जिस रोज घटना होती है उससे अगले दिन ही रेस्टरूम का काम शुरू हो जाता है, सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया जाता है। यह सब साजिश की बू दे रहे हैं। इसलिए इस एक आदमी का काम तो नहीं है, इसमें कई लोग हैं, और उस लड़की के पिता कह रहे हैं कि इसमें पूरा का पूरा डिपार्टमेंट शामिल है, तो इस संदेह से आप बाहर नहीं हो सकते। कोलकाता के डॉक्टर रेप और हत्याकांड के मामले में ममता सरकार अपनी कारस्तानियों के चलते सवालों के घेरे में है। दिल्ली में निर्भया केस जैसी घटना होने के बाद भी कोलकाता पुलिस की हरकत जैसी रही है, क्योंकि नियम कायदे सख्त किए गए, एहतियातन बहुत सारे बंदोबस्त करने के लिए कहे गए, और उसके बाद भी लापरवाहियां रही हैं। लापरवाही तो ये है साहब कि 8-9 की दरमियानी रात की घटना है और 14-15 की रात में उस कैंपस के बाहर 7,000 लोग जमा हो जाते हैं, कैंपस का गेट तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ मचा देते हैं और पुलिस के साथ झड़प कर जाते हैं। कौन से लोग थे, क्यों आए थे, क्या मंशा थी उनकी? जबकि वहीं डॉक्टर्स जो महिलाएं थी स्टेज पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको बाहर निकलना था शहर के भीतर, क्योंकि कैंडल मार्च निकलने वाला था।
उन महिला डॉक्टर्स को उस मंच से भाग करके अपने हॉस्टल में दुबकना पड़ा। कुछ ने जाकर के बड़े हॉल में कुंडी लगा करके कुर्सी और टेबल दरवाजे से लगा करके दबा करके कोई तोड़े तो टूट ना सके, अपने आप को हॉल के भीतर रात भर रखा। ये हालात हैं। ये पुलिस है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो गंभीर हैं। राव साहब, ये पश्चिम बंगाल के पुलिस इस तरह के मामलों में बार बार, एक दो मामले नहीं हैं, जहां भी सरकार का वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिन लोगों के ऊपर सरकार का वरदहस्त है, उन लोगों के खिलाफ चाहे जितना गंभीर मामला आया हो, पुलिस ने अपने पैर पीछे खींचे, उसको बचाने की कोशिश की और इस बार भी ऐसा ही रहा है। जी यशवंत जी, आपने जितनी बातें बताई हैं, जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए, और मैं तारीफ करता हूं आपके चैनल की कि आपने इस ढंग से इसको डिटेल में आपने पब्लिक के सामने लाए हो इस केस को, जघन्य अपराध को। दूसरी बात यह है कि ये लैंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है, और स्टेट गवर्नमेंट का ही जिम्मेवारी है लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना और जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, उस क्राइम को रोकना, और अगर क्राइम हो जाता है उसको डिटेक्ट करना, यानी सही अपराधी तक हाथ पहुंचे और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में भेजें। ये बेसिक पुलिस का काम है। लेकिन इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोलकाता पुलिस में भी जो आप डाउट कर रहे हैं, तो इसका तो संज्ञान बाद में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में लगेगा कितना इनका इन्वॉल्वमेंट है इस केस के बारे में। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर इसमें स्पष्ट हो रही है कि सबूतों को मिटाने की जो ये जिद्दोजहद हुई है, सबूत मिटे हैं इस केस में, क्योंकि सेमिनार हॉल के बराबर में कंस्ट्रक्शन शुरू करना और ऐसे ही ऊपर का सीन ऑफ ऑकरेंस को खुला छोड़ देना सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है कोलकाता पुलिस, वो सबसे पहले मौके पे पहुंची हो। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मौके को पहले कॉर्डन ऑफ किया जाए, पूरे सबूत वहां पे उसको मेंटेन किया जाए, यानी कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, फोटोग्राफी हो, और उसके बाद जब तक पुलिस ना चाहे कॉर्डन ऑफ ही हो वो एरिया, और उनकी क्लियरेंस के बाद, और खासतौर से ऐसे रेप और मर्डर के केस में तो एफएसएल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम जो आती है, साइंटिस्ट की, वो आती है, और उसके आने के बाद में वो सारे के सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद में उनको तब जाके मौके को खुला छोड़ा जाता है। जबकि इस केस में ऐसा मुझे नहीं लगता कि हुआ है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष दृष्टया ये लग रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, और वो क्यों हुई है ये सब चीजें पता लगेगी, किसने किया है, कौन जिम्मेवार है, ये सब चीज सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में आएगी। और इसके बाद जो भी सबूत मिले हैं उनका साइंटिफिक एनालिसिस बहुत जरूरी है इस केस में, जितना, क्योंकि कोई और आई विटनेस है नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी साइंटिफिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, और उनके जो मृतका के जो एग्जिबिट्स हैं वो एफएसएल भेजे जाएंगे, और अक्यूज के जो उसका ब्लड और सीमन से उसका कनेक्ट किया जाएगा, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस नहीं है। तो इस केस को पुख्ता बनाने के लिए साइंटिफिक एविडेंस की बहुत सख्त जरूरत है, और उसके लिए अगर लोकल पुलिस ने, यानी कि कोलकाता पुलिस ने अगर पहले नहीं किया होगा, तो अब सीबीआई पुलिस, इसमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें शामिल की जाएंगी, और तब जाके इसमें सबूत इकट्ठे होंगे। रॉनिक, राव साहब कह रहे हैं कि इसमें कई तरह के एविडेंसेस सीबीआई को जुटाने हैं। डिजिटल एविडेंसेस अलग तरह से हैं, बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जैसे सीमन का टेस्ट करना, उसका जो सीमन बरामद वहाँ से हुआ है उसको मैच कराना, पॉलीग्राफी टेस्ट है। सीबीआई ने अभी तक जितने लोगों से पूछताछ की है, अभी तक जो जांच रही है, उसमें जो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, जो चौंका सकते हैं, वो क्या क्या हैं? देखिए, पहला तो सर ये जो सीबीआई का जांच चल रहा है, सीबीआई का जांच के लिए, जांच को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए सीबीआई का 25 मेंबर का एक टीम तैयार किया गया है। ये जो एसआईटी तैयार है, ये इस पर 25 लोग शामिल है। जो ये 25 लोगों के अंदर 2 डीआईजी रैंकिंग ऑफिसर, एक एडिशनल डायरेक्टर रैंकिंग ऑफिसर भी मौजूद है, जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में इंट्रोगेशन का पार्ट ले रहा है। यानी संजय रॉय और संदीप घोष, ये दोनों का जो इंट्रोगेशन पार्ट चल रहा है, ये इंट्रोगेशन पार्ट ये 2 डीआईजी रैंकिंग ऑफिसर की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये जो सेमिनार हॉल, जिस जगह में ये इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट का जो स्पॉट में पहुंचने के बाद सीबीआई के सूत्र पर जो खबर मिल रहा है कि ये स्पॉट के अंदर में 3 रास्ता था।
तीन दरवाज़ा था। ये तीन दरवाजे से जो एंट्री एग्जिट का वे है, उस वे को भी ये 3D स्कैनिंग के अंदर में ले आया जा रहा है। यानी पूरा जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी बिल्डिंग, वो इमरजेंसी बिल्डिंग का पूरा जो 3D स्कैनिंग, वो 3D स्कैनिंग किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई का ये जांच में क्या क्या इंपॉर्टेंट सामने आया है। पहला तो सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पुलिस और उसके साथ हॉस्पिटल अथॉरिटी, ये दोनों के बीच पर जो कनेक्शन, यानी दोनों कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया था और पुलिस आने के बाद कार्रवाई जब चालू हुआ, ये पूरा टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग सीबीआई को थोड़ा गलत लग रहा है। और इसी वजह से ये टाइमिंग को जांचने के लिए सीबीआई ऑफिशियल की तरफ से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का प्रेजेंट प्रिंसिपल का ऑफिस में भी विजिट किया गया। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो पिछला रौनिक, एक रिपोर्ट जो इंडिया न्यूज के पास आई, वो रिपोर्ट ये कहती है कि जिन 19 लोगों से सीबीआई ने अभी तक पूछताछ की है, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने माना है कि मेडिकल कॉलेज के भीतर मानव अंगों की तस्करी का धंधा चल रहा था। मेडिकल कॉलेज के भीतर एक ऐसे आदमी को आपने दवा और सामान की सप्लाई का काम दिया था, जो सप्लाई आधी अधूरी मनमाने तरीके से कर रहा था। उस रैकेट की जानकारी भी उस ट्रेनिंग डॉक्टर को थी। तो उस सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट भी कैंपस के भीतर चलता रहा है, उसकी जानकारी भी उसको थी। उसकी एक डायरी है जिसमें वो शायद लिखा करती थी, और वो सोशल मीडिया पर अब एक्सपोज करना चाहती थी, क्योंकि उसने पहले एक शिकायत की थी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है? देखिए सर, ये जो आप बोल रहे थे, इसको 2-3 पॉइंट में पूरा प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि 2000 ये जो बात हो रहा है, 2024 का जो बात हो रहा है, ये बात 2024 में सामने नहीं आया। ऐसा ही एक अगस्त महीना था जो 2001 साल में था। 2001 का 25 अगस्त, जब आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल के अंदर से एक आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का छात्र का सब बरामद हुआ, उनको सुइसाइड कहा गया। मगर उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट में उनका जो फैमिली की तरफ से जो अपील किया गया था, उस अपील में परिवार की तरफ से दावा किया गया था कि ये जो लड़का जिसका डेड बॉडी बरामद हुआ है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, वो कुछ इंफॉर्मेशन जानते थे। इसी मामले में सामने आया था पहली बार कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर में बहुत सारे रैकेट चल रहा है। कैसा रैकेट? पहला तो है मेडिसिन का रैकेट, यानी जो दवाई पेशेंट को दिया जाता है, वो दवाई का रैकेट चलता था आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर में। दूसरा, सेक्स रैकेट चलता था आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल के अंदर में। तीसरा, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के अंदर में पोर्न वीडियो शूटिंग का जो इलीगल धंधा, वो चलता था आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर में। ये सवाल 2001 साल में उठा था, मगर फिर से 2024 में ये सवाल क्यों आ रहा है? सवाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऑडियो वायरल हुआ है, जो ऑडियो में दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स की तरफ से बातचीत हो रहा है। उनके जो बातचीत, वो बातचीत से सामने आता था कि ये जो विक्टिम को शायद कुछ मालूम पड़ गया था, और कुछ मालूम था जिसके बारे में वो सोशल मीडिया पर खुलासा करना चाहती थी, और बहुत सारे लोग उसकी जान के दुश्मन थे। उन लोगों को लगता था कि अगर इसने कुछ भी कह दिया तो हमारी शामत हो जाएगी। उन्होंने अपने को बचाने के लिए इस डॉक्टर के साथ नृशंस कांड किया, विभत्स, बेहद डरावना, खूंखार। ये स्थिति आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता की है। डॉक्टर अभिषेक, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये बताती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर ने अपने आप को बचाने के लिए भरदम लड़ाई की, क्योंकि जो आरोपी है, जिन मारा होगा, उनकी उंगलियों के खरोंच जो है चेहरे पर हैं, और जहाँ जहाँ चोट है उसने भी अपने आप को बचाने, लड़ने भिड़ने की भरदम कोशिश की होगी। यह जितनी चोटें हैं, अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो शरीर का कोई हिस्सा नहीं, 14 चोटें हैं, और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के अलावा। यह पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक डॉक्टर के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक आदमी एक महिला के साथ भिड़ रहा हो और वो इस तरीके से उसका बलात्कार भी कर दे और बेरहमी से हत्या भी कर दे, संभव सा है? जैसा आपने बताया, पहली बात तो ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनते ही पूरा दिल दहल जाता है, और जैसा आपने आंखें नम हो जाते हैं कि उस बेचारी
बिटिया ने, उस बेचारी छोटी बहन ने क्या क्या सहन करा, जिस तरह का इंजरीज का डिस्क्रिप्शन है, मतलब मैंने प्राइम अक्यूज को नहीं देखा कि या तो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग या बहुत ही हट्टा कट्टा होना चाहिए होगा, बट डेफिनेटली इतनी सारी इंजरीज और इतना आंखों में चश्मा तोड़ के आंखों में कांच का घुसना, और ये सब प्राइवेट पार्ट, शोल्डर, हैंड इंजरीज, कहना मुश्किल है। और एक यंग अडल्ट लेडी को एक अकेला एक लड़का ओवर पावर करके इतनी दरिंदगी कर सके, और दैट टू एक इमरजेंसी ब्लॉक में, जहाँ पे कोई, जैसा बार बार बोला जा रहा है, एक इमरजेंसी ब्लॉक एक बड़ा ही एक ब्लॉक होता है, स्पेशली रात के टाइम पर भी, जहाँ पे आना जाना रहता है मरीजों का, उनके परिवार वालों का, बाकी हॉस्पिटल स्टाफ का भी। और स्पेशली जैसे आपने खुद बताया कि जो प्राइम अक्यूज ने सीबीआई को बोला कि वो आरजी करके उस रात को 3-4 बार आया, तो सिक्योरिटी भी कितनी ही लैप्स रही होगी। मतलब एक आदमी ऐसा, और जो इतने इरेटिकली बिहेव कर रहा है, अंदर आए जा रहा है, मतलब वो सोच के ही ना रूह कांप पड़ती है सर, कि उस बेचारी बिटिया ने क्या क्या फेस करा होगा। ठीक है बट डॉक्टर सर, अभिषेक। सुन के लग रहा है, मुश्किल लगता है कि किसी एक ही आदमी का काम है। योगिता, ये मेडिकल कॉलेजेस का मामला नहीं है। इस तरह के ठिकाने देश में कहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये जो सेमिनार हॉल है, इसमें सीसीटीवी नहीं है। अब जाकर के पता नहीं एक लंबी फहरिस्त आ गई है कि एहतियातन ये सब किया जाना चाहिए, सीसीटीवी लगाया जाना चाहिए, सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, मूवमेंट लगातार जहां डॉक्टर्स यहाँ होनी चाहिए। एक लंबी लिस्ट आ गई, फहरिस्त आ गई है। क्या इन घटनाओं के होने तक का इंतज़ार व्यवस्था करती रहती है, या फिर जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें वो साजिश करने वाले लोग करते हैं जो इस धंधे में होते हैं कि उनका धंधा चलता रहे, चंगा रहे, और उनके धंधे को पकड़ने के लिए जो भी हथियार जहां हो सकते हैं उनको पहले ख़त्म कर दो। तो यह जो अपराध करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं और व्यवस्था के बैठे हुए लोग हैं, जिम्मेदार जवाबदेह लोग, उनके बीच की साठ गांठ, यह जो सुरक्षा के जितने इंतज़ाम हैं वो होने नहीं देती है। नतीजा है कि आप देख रही हैं। योगिता, मेरी आवाज़ आई? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि प्रशासन को अपना काम, जैसे कि आपने अभी सीसीटीवी फुटेज की बात की, ये सब बहुत हद तक तो यही चीजें डेटरेंट है। बट राणा जी, हमें ये भी देखना है कि मानसिकता में बदलाव आए और ऐसे दरिंदे ही ना हो हमारी सोसाइटी में। इस चीज के ऊपर भी बराबर काम करने की जरूरत है। और क्योंकि सीसीटीवी की हमें जरूरत नहीं पड़े, बस वो मौका हम ढूंढ रहे हैं जिस दिन हमारी बेटियां सुरक्षित फील करें, कैमरा ना लगाना पड़े। क्योंकि हम जब भी कैमरा लगाते हैं या सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करते हैं या किसी की सुरक्षा की आड़ में चलते हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं मन में भय रहता है। वो भय पूरी तरह से कैसे खत्म होगा, उस पर काम होने की जरूरत है। ठीक है। मैं दोबारा अपने दर्शकों को कुछ बड़ी और बुनियादी बातें बताना चाहता हूं। चूँकि इस केस को लेकर के इंडिया न्यूज़ लगातार पड़ताल कर रहा है, हम लगातार इसके भीतर जितनी भी चीज़ें सीबीआई के ज़रिए आ रही हैं या हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से पता चल रही हैं, उनको आपस में कोरिलेट करके देखना चाहते हैं कि इस घटना की जो असलियत है वो क्या है। सिर्फ संजय रॉय नाम का एक सनकी अपराधी है, या फिर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और वो बेनकाब हो सकते हैं, और बेनकाब होने के डर से उन्होंने हत्या करवाई होगी। मैं दोहराता हूँ, सेमिनार हॉल जहाँ ये कांड हुआ, कथित तौर पर, क्योंकि लड़की के पिता कह रहे हैं कि मेरी बेटी को कहीं और मारा गया होगा, क्योंकि वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, लड़ी होगी, भिड़ी होगी, आसपास कोई ना कोई होना चाहिए था, या अगर यहाँ होता तो इसलिए मार करके यहाँ डाला गया ताकि शक ना हो। बलात्कार इसलिए किया गया होगा जाँच में ताकि लगे कि ये सामान्य आपराधिक घटना है। सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिए जाने का मतलब ये है कि आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने देने के लिए लोगों को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं। उस सेमिनार हॉल के बगल में आपने कंस्ट्रक्शन का काम, तोड़फोड़ का काम शुरू करवाया, ये जानते हुए भी कि यहाँ करवाना वहाँ सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जैसा ही है, फिर भी आपने किया। पुलिस और कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्या हुआ था? पुलिस 3 घंटे बाद क्यों आती है? क्या 3 घंटे बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया? उस लड़की की लाश जब 3 बॉडीज और पहले से थी जिनका जलना जरूरी था, उस लड़की की लाश को पहले क्यों दफनाया गया?
सवाल बहुत सारे हैं। 2001 में जिस लड़के की मौत हॉस्टल में हुई थी, जिसको पुलिस ने कहा था कि खुदकुशी है, परिवार वाले कह रहे थे कि हत्या है, उस समय भी वहाँ लड़कियों का और ड्रग्स के रैकेट की बात कही जा रही थी। और आज भी डॉक्टर्स का जो सोशल मीडिया है, खासकर व्हाट्सएप चैट ग्रुप, उस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशंस और ऑडियो चल रहे हैं जो इस हॉस्टल, इस कॉलेज के भीतर बहुत लंबे समय से चल रही धांधली, चाहे वो मानव अंगों की तस्करी का हो, चाहे ड्रग्स का हो, या फिर दवा और सामान की सप्लाई का हो, इस धांधली को लेकर के आवाज़ें धीरे धीरे सही लेकिन उठ रही हैं। और प्रिंसिपल संदीप घोष, जो आदमी सवालों संदेहों के दायरे में लगातार है, इस आदमी के ऊपर पहले जो आरोप थे, उन आरोपों पर क्या हुआ? वो आरोप से मुक्त हुआ या फिर उन आरोपों की जांच रोक दी गई? यह बात अब नए सिरे से पता की जानी चाहिए। इस आदमी में ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है कि प्रिंसिपल की लिस्ट में 16वें नंबर पर था, इसको नीचे से उठा करके ऊपर ला करके प्रिंसिपल बना दिया गया? यह आदमी कितना बड़ा काबिल है कि अगर इस अस्पताल से इस्तीफा देता है तो अगले दिन इसको दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है? सवाल बहुतेरे हैं और सभी सवाल इस बात का इशारा करते हैं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो बर्बर हत्या और बलात्कार का मामला है, वो सिर्फ एक घटना नहीं है, एक सिरफिरे का अपराध नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और उस साजिश में एक ऐसा नेक्सस है जो अवैध और काला धंधा करता रहा है, जिसको तनिक भी पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का डर नहीं है। वो ठेंगे पर लेकर के व्यवस्था को चलता रहा है। इसीलिए उसने इस तरीके से उस लड़की को मारा ताकि वो संकेत दे सके कि आगे जो लोग भी उसकी राह में खड़ा होंगे, उनके साथ यही अंजाम होगा, उनको यही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सीबीआई की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस देश के हर घर परिवार के भीतर इस कांड को लेकर के चर्चा है। हर माता पिता चाहता है कि सच सामने आए और जो भी अपराधी, आरोप, मुजरिम हैं, उनको सज़ा सख्त से सख्त और जल्द से जल्द दी जा सके। मैं अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जुड़ने के लिए और इंडिया न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।